इस जीएसटी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। आपको बताना है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये मस्तिष्क के कहीं आसपास पाई जाती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, मस्तिष्क के ऊपर होती है, मस्तिष्क के अंदर होती है, या मस्तिष्क के निकट कहीं नहीं होती है? आपको बताना है सही क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, इसके लिए सही उत्तर है मस्तिष्क के नीचे। याद रखिए, पीयूष ग्रंथि जो है ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक छोटे से मटर के दाने के बराबर होता है और यह मास्टर ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, पाया कहाँ जाता है? तो मस्तिष्क के ठीक नीचे होता है। मस्तिष्क के नीचे के तल पर आपको हाइपोथैलेमस मिलेगा, उसके नीचे यह मिलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे ही देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेपेटाइटिस बी जो कि यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है, वास्तव में से क्या है? वास्तव में से है क्या आपको बताना, मतलब कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, या फिर हेलमिंथस है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपको बताना। तो याद रखिए, हेपेटाइटिस बी जो है एक वायरस से फैलता है, एक वायरस जनित रोग है और यह हमारे लीवर को प्रभावित करता है। दोस्तों, एक दो नहीं कुल 6 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, जिसमें ए से लेकर के जी तक, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ई के बाद जी होता है। ठीक है, तो याद रखिए एफ नहीं होता है। याद रखिए, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कि बीच में कौन सा नहीं होता, तो याद रखिए हेपेटाइटिस एफ नहीं होता है, हेपेटाइटिस जी होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसमें से ए वाला और ई वाला, ए ई जो वावेल है आपके, याद रखिए ये दोनों हैं जो पानी में वायरस पैदा होता है उनसे फैलते हैं। तो पानी में वायरस पैदा होने वाले से फैलते हैं। बी और सी ये सबसे खतरनाक माने जाते हैं, बी और सी सबसे खतरनाक माने जाते हैं, और बाकी डी सी नॉर्मल होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक? ये क्वेश्चन तो हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं कि कभी गलत नहीं कर सकते। अभ्रक, मैंने आपको बताया है कि बिजली का तो कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है। नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता नहीं जल्दी, बट याद रखें बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक होता है अभ्रक। याद रहेगा आपको, अभ्रक। अभ्रक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं दोस्तों? तो अनेक बिजली उपकरण को बनाने में किया जाता है, जैसे कंडेंसर वगैरह बनाना है, टेलीफोन में, डायनेमो में। ठीक है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और विश्व का लगभग 80% अभ्रक जो है वो हमारे भारत में पाया जाता है। और खास करके कहाँ पाया जाता है? तो इसके लिए दो प्रदेश बहुत फेमस है, एक आंध्र प्रदेश और एक राजस्थान। ठीक है, इन दो जगह पर अभ्रक का सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड का 80% अभ्रक कहाँ है? भारत में। करा अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? ये जो कीट होते हैं दोस्तों, ये किस प्रकार से सांस लेते हैं? तो याद रखिए ट्रेकिया के द्वारा। मैं आपको पढ़ाया था, पीछे भी कई बार पढ़ा चुका हूँ। ट्रेकिया याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ट्रेकिया जो सिस्टम होता है, इसी सिस्टम से अधिकांश कीट जो है सांस लेते हैं। ठीक है, याद रखिए। और इसमें होता क्या है कि ट्रेकिया में होता क्या है कि बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, शाखाएं बन जाती हैं, और वायु नलिकाओं में इन शाखाओं का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं से जो है ऑक्सीजन लेते हैं और बाकी काम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ट्रेकिया। नॉर्मली क्या होता है, लोग गलफड़ा देखो मछली वाला होता है, त्वचा से लेंगे नहीं। ठीक है, फेफड़े से इंसान लोग करते हैं। ठीक है, बाकी ट्रेकिया याद रखिए, यहाँ पर ट्रेकिया सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होता है। कौन सा? मलेरिया रोग से शरीर का जो प्लीहा है, प्लीहा को याद रखिए स्प्लीन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्प्लीन भी कहा जाता है, ये प्रभावित होता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि मलेरिया में क्या होता है, प्लाज्मोडियम गढ़ के जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यहाँ पर नुकसान पहुंचाते हैं, खास करके एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, ये वाहक होती हैं, इसको आप याद रखेंगे। और इससे होता क्या है कि जो हमारी आरबीसी कोशिकाएं हैं उसमें प्रवेश कर जाती हैं और उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब प्रश्न आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। करा भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय किसे कहा गया, किसे बताया गया है? ठीक है, भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला जिला जालौन है, खूंटी है, जयपुर है, या फिर बेंगलुरु है। ठीक है, ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है आप में से बहुत लोग गलत करेंगे क्योंकि आपको याद नहीं होगा। खूंटी है दोस्तों, याद रखिएगा। खूंटी का जो जिला न्यायालय है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालन का न्यायालय था और इसका उद्घाटन भी मोदी जी करने गए थे। कहाँ पर है दोस्तों? ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पर है? खूंटी जो जगह है झारखंड में पड़ता है और ये देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय है, याद रखिएगा। कह रहा है पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन दोस्तों किससे संबंधित है? आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 उड़ीसा, तमिलनाडु। ठीक है, तमली नहीं होता, तमिलनाडु और महाराष्ट्र या फिर गुजरात। याद रखें, राइट आंसर है यहाँ पर तमिलनाडु। ठीक है, उत्तरी तमिलनाडु में यह आंदोलन चला था, पल्ली आंदोलन। याद रखेंगे, वहाँ पर जो निम्न जाति के व्यक्ति थे उनको पल्ली कहा जाता था। ठीक है, वो क्षत्रियों से अपने आप को अलग रखने में, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आंदोलन चलाए थे। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। हालांकि उस समय में क्षत्रिय उनके ऊपर जो है बड़ा गलत
काम भी करते थे, ये सब याद रखिए। तो यह एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यह आंदोलन निम्न जातियों का उच्च जातियों के विरुद्ध था, ठीक है। तो पल्ली आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। कह रहा भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बहुत बार पढ़े हैं लेकिन पक्का भूल गए होंगे। ज़्यादातर लोग लखनऊ टिक करेंगे, कुछ बनारस भी टिक करेंगे, कुछ इलाहाबाद करेंगे, कुछ आगरा करेंगे, लेकिन सही उत्तर आपका क्या है? बनारस। याद रखिए, वाराणसी में है भारत कला भवन। इसकी स्थापना हुआ था 1920 में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जैसे बीएचयू का हुआ था 1916 में, ठीक है, उसी तरह से याद रखेंगे बनारस का में 1920 में भारत कला भवन का, ठीक है, स्थापना किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, एचटीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, एचटीआई, ठीक है, इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, यह कब जारी किया गया था? पहली बार तो याद रखिए सन 2002 में जारी किया गया था। और एचटीआई के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था वो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री का था जिनका नाम था महबूब उल हक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला? भाई घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं? तो याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सुरकोटदा से। सुर माने घोड़ा, याद रखिए, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। बाकी बनावली की बात करेंगे तो बनावली से पक्के मिट्टी के हल मिले हैं। चन्नूदड़ों से दोस्तों क्या मिला है? तो वहाँ से चन्नूदड़ों से याद रखिए मनके मिले हैं, आभूषण मिले हैं, शीशा कंघी मिला है, मतलब सब ब्यूटी पार्लर वाला सामान मिला है, ठीक है, इसको याद रखिए। तो मनका बनाने का कारखाना भी इस मिला है। शुद्ध कांगेर को डोर जो है दोस्तों, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ठीक है, ये सब प्रश्न याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ग्रेनेडा कहाँ पे स्थित है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको बताना है ग्रेनेडा कहाँ पे पड़ता है। कह रहा अरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर में, चीन सागर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं थी। याद रखेंगे ग्रेनेडा जो है दोस्तों, ये अरेबियन में पड़ता है नहीं, कैरेबियन में पड़ता है नहीं, चीन में नहीं, तो कहाँ पड़ता है? याद रखिए, सही उत्तर है आपका कैरेबियन सागर, ठीक है, कैरेबियन। पैरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखा है, उसमें ग्रेनेडा का इस्तेमाल, तो याद रखिए ग्रेनेडा, याद रखिए कैरेबियन से। कैरेबियन कहाँ पर है? तो याद रखिए अमेरिका के पास में है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में ये ग्रेडियंस पड़ता है, और छोटे छोटे कई सारे द्वीपों का एक समूह है, कुल मिलाकर के 6-7 द्वीपों का एक समूह माना जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ग्रेनेडा कहाँ पर है? कैरेबियन द्वीप में, कैरेबियन सागर में, द्वीप नहीं सागर में। कह रहा हृदय योजना का संबंध किससे है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। हृदय योजना कुछ दिन पहले आया था, हृदय योजना। कह रहा मानव शरीर से संबंधित है, साइंस एंड टेक से संबंधित है, डिजिटल टैलेंट से संबंधित है, राष्ट्रीय विरासत विकास से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हृदय जो योजना था, HRIDAY, ठीक है, ये 2015 में मोदी जी द्वारा लाया गया था, और इसके तहत भारत के जो विरासत स्थल थे उनको संरक्षित करना, उनको जीवंत रखना काम था, ठीक है, याद रखेगा। तो ये है हृदय योजना, ठीक है, आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विरासत विकास के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम, आप कह सकते हैं म्यूजियम, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है रामपुर में। कहाँ पर स्थित है? कहाँ बनाई गई है? रामपुर में बनाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत लोग क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि पहली बार कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज मत होइए, एकदम याद कर लीजिए, रामपुर में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन अवध का नवाब था? जल्दी से बताइए, अवध का नवाब कौन था दोस्तों? सिंपल सा काम है, आपको पता है, पहले नंबर पे नवाब थे, बताइए अवध के नवाब कौन थे? तो याद रखिए दोस्तों, सआदत खां। कौन? सआदत खां, ये क्या थे? अवध के नवाब थे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी और भी लोग हुए हैं, जैसे दूसरे, अब क्या यहाँ पर आपको जो दे रहा है सफदरजंग, क्या वो नहीं थे? सफदरजंग थे, वो दूसरे नंबर के थे, शुजाउद्दौला तीसरे नंबर के थे, असाफाउद्दौला जो थे चौथे नंबर के थे, ये सब अरब के ही थे, अरब कर रहा हूँ, ये सब जो है अवध के ही नवाब थे, बट अलग अलग समय में थे। तो यहाँ पे याद रखेंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा सआदत खां सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। कह रहा प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ये कहाँ से संबंधित है? तो आपको अभी को पता है दोस्तों, चरकुला नृत्य कहाँ संबंधित है? ब्रजभूमि से। आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बढ़ा के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि ये 10 दिनों की आपकी सीरीज है, जो कि सिंपल और थोड़ा सा टेक्निकल दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के बनाएगी। आगे के 10 दिनों की सीरीज जो होगी दोस्तों, वो एकदम टफ से टफ क्वेश्चन की होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ब्रजभूमि से संबंधित है चरकुला नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे ब्रजभूमि से। अगर यहाँ पर अवध से आपसे पूछ देता है तो अवध के किसी नृत्य का नाम बताइए। अवध में होता है धोबिया नृत्य। कौन सा होता है? धोबिया, अवध से संबंधित है। लखनऊ से दोस्तों बताइए, लखनऊ से तो मुझे याद नहीं है। रुहेलखंड से आप बता सकते हो कार्तिक नृत्य कहाँ का हो दोस्तों? रुहेलखंड से, ठीक है, कार्तिक नृत्य हो गया। बाकी ख्याल नृत्य होता है बुंदेलखंड में, ये सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट है।
आगे है एक्जिम बैंक, जिसको आयात निर्यात बैंक भी कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी कहते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, एक्जिम बैंक। ठीक है, एक्जिम को अलग करेंगे तो एक्स से हो जाता है एक्सपोर्ट, आई एम से हो जाता है इंपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो दोस्तों ये कब बनाया गया था, तो याद रखेंगे ये 1982 में बना था। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कब होता, 1982 में बना था। इसके लिए जो एक्ट आया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्ट, ठीक है, वो आया था 1981 में, और 82 में इसकी स्थापना किया गया था। अब इससे होगा क्या, तो भारत आयात और निर्यात दोनों को ही प्रोत्साहित करेगी, ये काम था भारत सरकार का। कर प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था, वो नाम आपको बताना है। याद रखिए एशियाई खेल की बात कर रहा हूँ, और इसमें नाम आता है कमलजीत संधू का। 400 मीटर की दौड़ में, ठीक है, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कमलजीत संधू। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा अच्छा, इसके अलावा दोस्तों इनको आगे चल के पद्मश्री भी मिला था, ये भी याद रखिएगा। करा जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात भार के अनुसार है। क्या है दोस्तों, भार के अनुसार आपको बताना है। अब देखिए कई लोग सोचते हैं ना कि H2O होता है, तो यहाँ पर क्या करो, हाइड्रोजन को दे दो और ऑक्सीजन को एक दे दो। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाता है। याद रखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात जो होता है, ठीक है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, किससे, तो याद रखिए इसमें हाइड्रोजन को 1 से करना पड़ता है, जबकि ऑक्सीजन को 16 से करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका अनुपात निकल के आता है वो आता है 1:8। ठीक है, 1:8। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जब मैं आपको केमिस्ट्री में आऊँगा तो आपको बताऊंगा कि ऐसा होता ही क्यों है। ठीक है, ये मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। करा औद्योगिक अविशालता विज्ञान केंद्र कहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछ देता, अच्छा इसका उत्तर जल्दी फिर दीजिए, पहले थोड़ा समय आपको दे दूं बताने का। ठीक है, चलिए अगर बता देते तो ठीक है, नहीं तो समझिए। अगर मैं आपसे पूछ देता दोस्तों कि विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ठीक है, तो आप सभी बताए थे लखनऊ में। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछ दिया औद्योगिक अविशालता विज्ञान केंद्र, तो कन्फ्यूजन में आ गए। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों ये कहाँ पर, लखनऊ में ही है। ठीक है, रांची की बात करेंगे तो वहाँ पे इस्पात प्राधिकरण है, और बाकी पुणे में तो फिल्म सिटी वगैरह है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है, मानव शरीर का जो ब्लड बैंक है वो क्या कहलाता है, किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों प्लीहा जो होता है, स्प्लिन जो होता है, ठीक है, मलेरिया इसी को डिस्टर्ब करता है, इसलिए आरबीसी डिस्टर्ब हो जाती है हमारी। तो याद रखिए प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा को दोस्तों तिल्ली भी नाम दिया जाता है, तो प्लीहा, तिल्ली, स्प्लिन, ठीक है, ये किसको, ये क्या कहलाती है, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाती है, ब्लड बैंक कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है, बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है ये आपको बताना। तो याद रखिए 80 किलो कैलोरी जो होती है बर्फ की गुप्त उष्मा मानी जाती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा कि यसाई प्रणाली में गुप्त उष्मा को जूल प्रति किलोग्राम से दर्शाया गया है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर याद रखें किलो कैलोरी की बात किया जाता है, क्योंकि जूल को आप किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं, किलो कैलोरी। ठीक है, तो याद रखिए किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, इसको याद रखिएगा। जूल किग्रा भी कर सकते हैं, किग्रा कैलोरी भी कर सकते हैं, तो याद रखिए 80 किलो कैलोरी होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, गुप्त उष्मा एकदम रटने वाला क्वेश्चन है सब। कारण निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी या स्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B1 को थाइमिन कहा जाता है, ये भी सही है। विटामिन डी को रेटिनॉल नहीं, रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ए को कहा जाता है। डी को कैल्सीफेराल कहा जाता है, धूप से मिलता है ना कैल्सीफेराल, याद रखेगा। विटामिन के को नेफ्थेक्विनोन कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण माना जाता है। स्टेनलेस स्टील में किसका मिश्रण होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि पीतल में किसका होता है, तांबा और जस्ता का होता है। स्टेनलेस स्टील में किसका होता है दोस्तों, तो याद रखिए लोहा, निकिल और क्रोमियम का होता है। स्टेनलेस स्टील है ना, अगर स्टेनलेस ना बनता तो क्रोमियम ना मिलाया जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील के लिए लोहा, निकिल और क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। ये एक किसी रोग से संबंधित होता है, आपको बताना है किस रोग से, अस्थि रोग से, हृदय रोग से, शिशु रोग से या नेत्र रोग से। तो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है, याद रखिए शिशु रोग संबंधित रोगों को नाम दिया जाता है पीडियाट्रिक्स। ठीक है, जबकि अस्थि रोग संबंधी को नाम क्या दिया जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हृदय को कार्डियोलॉजी कहा जाता है और नेत्र को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा शिशु रोग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित है, शिशु रोग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कारण निकट दृष्टि दोष संबंधित है किससे, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, अवतल। ठीक है, अवतल का इस्तेमाल किया जाता है, और दूर के लिए उत्तर के लिए। ठीक है,
ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसी तरह से दोस्तों आज का 25 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और 10 दिन के जो स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये यूपी पीसीएस के लोअर के पिछले ईयर के पेपर को देख रहे हैं, ठीक है, उस पर एनालिसिस कर रहे हैं और ये सब क्वेश्चन आपके लोअर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो उनका एक कलेक्शन मात्र है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे के 10 दिनों में हम लोग आगे और बढ़िया स्ट्रेटजी बनाएंगे कि लोअर में और कितना टफ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ताकि आप और मजबूती से एग्जाम की तैयारी कर सको और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस भी कर सको, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक चीज़ का याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सभी विषयों को डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो आप आकर के जो भी विषय पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु से देख पाएँ। थैंक यू सो मच।